नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या प्रस्तुत हूं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी हमले की 10वीं बरसी के 2 दिन पूर्व दिया बड़ा बयान। भाजपा को निर्लज बताते हुए कहा, झीरम की घटना हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने किया कोसानगर स्थित शहरी गोठान का निरीक्षण। गोठान के संचालन व्यवस्था और आय की जानकारी लेकर कहा, गोठान के नाम पर हो रहा है चारा और गोबर घोटाला। दुर्ग के पुराना बस स्टैंड स्थित दरगाह का 71वां उर्स पाक 24 मई से होगा। शहर विधायक और महापौर ने कमेटी के सदस्यों के साथ लिया तैयारियों का जायजा। अब खबरें विस्तार से। झीरम घाटी हमले की घटना को 2 दिन बाद 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी हमले की घटना को लेकर भाजपा की बयानबाजी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा निर्लज है। यह घटना हमारे लिए भावना का विषय है। बता दें कि 25 मई 2013 की शाम को हुए इस हमले में 32 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। यह देश के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा माओवादी हमला था। हमले में जान गंवाने वाले ज्यादातर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के शीर्ष नेता थे, जिनकी स्मृतियां ही आज सबके बीच बाकी रह गई है। यह हमला बस्तर जिले के दरभा इलाके के झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुआ था। उससे 2-3 सवाल हैं कि वहां से रोड ओपनिंग पार्टी हटाया क्यों गया था, क्यों नहीं था। दूसरा, पूछ के क्यों पटेल कौन है, दिनेश पटेल कौन है, कर्मा कौन है, बंटी कर्मा कौन है, ये पूछ के नक्सली मारत कभी आज तक के नक्सली ऐसा किए हैं। और फिर जब ये 4 बजे की घटना थी तो सुरक्षा क्यों नहीं दिए। तो बहुत सारे 3-4 सवाल हैं। और फिर एनआईए के कोर्ट ने एनआईए को कहा कि जो नक्सली सरेंडर हुए हैं तेलंगाना में, उसका बयान लिया जाए। एनआईए ने क्यों नहीं उसे पूछताछ की आज तक के। और उस जज का ट्रांसफ़र करा दिया गया, उसके घर में सुतली बम फेंका गया, उसको डराया धमकाया गया। तमाम मीडिया में ये खबरें थी। तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी दबाना चाहती, छुपाना चाहती इतनी बड़ी घटना, और उसको अब ये उटपटांग बयान दे रहे हैं। निर्लज है, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। इतने लोगों की जान चली गई, जवानों की जान के, हमारे नेताओं के, कार्यकर्ताओं की जान चली गई। इनको राजनीतिक सूझा है, हमारे लिए भावनात्मक मामला है। और सबको निमंत्रण, भाई शासकीय कार्यक्रम है, सबको निमंत्रण जाता है, उसमें क्या है। अरुण साहू जी अतिरिक्त चाहते हैं तो अतिरिक्त भेज देंगे, उसके बाद 2 कार्ड भेज देंगे। राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ सरकार एक ऐसी सरकार है जो गौ सेवा के लिए गांव के गोधन एवं अन्य पशुओं के लिए गोठान बनाकर गौ सेवा कर रही है, तो भाजपा को इसमें भी पीड़ा हो रही है। भाजपा गोठानों को बदनाम करने के लिए अभियान चला रही है। भाजपा को गोठान और गौशाला के बीच का मूल फर्क ही नहीं मालूम है। गोठान छत्तीसगढ़ की वर्षों की पुरातन परंपरा है। हमारी सरकार ने गांवों के उसी गोठानों को संवारने का काम किया है। साथियों, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार देश की अकेली ऐसी सरकार है जो गौ सेवा के लिए गांव के गोधन एवं अन्य पशुओं के लिए गोठान बनाकर सेवा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो गौ सेवा के नाम पे पूरे देश में राजनीति करती है, मॉब लिंचिंग करती है, उसको इन गोठानों के नाम पर भी पीड़ा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी गोठानों में भ्रष्टाचार हो रहा है ऐसा कहकर अपनी खींच निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता बयान देते हैं कि गोठानों के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मीडिया में बयान देते हैं कि गोठानों के नाम पर 1300 करोड़ का घोटाला हो गया। यह विरोधाभासी बयान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने समय समय पर आप सबके समक्ष दिया है। साथियों, आज छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार जो हमारी पारंपरिक परंपरा है, छत्तीसगढ़ की गोठान की परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए गोठान को सामाजिक सरोकारों से जोड़ के, गांव वालों को इस अभियान से जोड़ के राज्य सरकार ने लगभग 10,894 गोठान को स्वीकृत किया है।
जिसमें से 9,591 गौठानों का निर्माण हो चुका है और इस गौठान के माध्यम से अभी तक 3,50,000 एकड़ सरकारी जमीन को आरक्षित कर लिया गया है, जो आज ही नहीं वर्षों वर्षों तक गौठान के नाम पे अधिग्रहित है, जो गौठान के उपयोग में होगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,000 एकड़ जमीन गौशाला के नाम पे अपने कार्यकर्ताओं को, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बांट दिया। दूसरी तरफ भूपेश बघेल की सरकार है जिसने 4.5 साल में छत्तीसगढ़ की 3.5 लाख एकड़ जमीन गायों के नाम पे संरक्षित कर दिया है, ग्रामवासियों के नाम कर दिया है, जिसका गौठानों का संचालन गांव की गौठान समितियां कर रही हैं। साथियों, रमन राज ने गौशालाओं के नाम पे 1677.67 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं को जो गौशाला चलाते थे उनमें बंदर बांट कर दिया। 15 साल में रमन राज के दौरान 70,000 से अधिक गायों की मौतें भूख से हुई, चारा नहीं खिलाने के कारण हुई, गौशाला में हुई। साथियों, वह भीभत्स मंजर आज भी याद आता है जब सगुन गौशाला में आप सबको साथ लेके कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और नेतागण गए थे। जैसे ये कमरे का दरवाजा खोला गया, दरवाजे के साथ 3 से 4 गाय मरी हुई अवस्था में आई। वहां पे लगभग 58 गाय मृत पाए स्थिति में थे जो नहीं जी बची। भाजपा का नेता उस समय उस गौशाला में गायों को कटवा के उनके मांस को तालाब बना के रखा था जिसमें वो मछली पालन करता था। गायों के मांस को उस समय वह मछली के चारे के रूप में उपयोग करता था। गायों की हड्डी का, गायों के चमड़े का व्यापार करता था और उस नेता की गौशाला में बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के चुनावी चिन्ह कमल का निशान बना हुआ था उस गौशाला के दरवाजे पे। साथियों, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गौशाला के नाम पे अनुदान को खाया। गाय भूखी रही, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पेट भरते रहा। 15 साल तक गौशालाओं में प्रतिदिन आहार के नाम पे लगभग 115 गौशालाओं को प्रतिदिन 28,75,000 रुपए से अधिक राशि दिया जाता था। गायों को चारा खिलाने के नाम पे 115 गौशालाओं को प्रतिदिन 28,75,000 रुपए से अधिक की राशि आवंटित की जाती थी। यह पूरी राशि एक साल में 1,04,00,00,000 रुपए की होती है। 1,04,93,75,000 रुपए की होती है और 15 साल में यह राशि होती है 1,560 लाख की। इसके साथ ही रमन राज में इन गौशालाओं को 20,000 रुपए पशुओं की दवाइयों के लिए हर माह दिया जाता था। प्रत्येक गौशाला को एक साल में 2,40,000 रुपए अनुदान गायों की दवाई करने के नाम पे दिया गया और एक साल में दवाई के नाम से लगभग 2,76,00,000 रुपए 15 साल में 41.5 लाख रुपए गायों की दवाई के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता आरएसएस के नेताओं को जो गौशाला चलाते थे 115 गौशाला मालिकों को दिया गया और गायों की दवाई नहीं हुई, लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी के नेता टॉनिक पी के मोटे होते रहे। हर गौशाला को एवरेज 5 से 10 एकड़ जमीनें, सरकारी जमीन आवंटित की गई। अमूमन भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में 1,000 एकड़ जमीन, 1,000 एकड़ सरकारी जमीन गौशाला चलाने वालों के कब्जे में दे दी गई, जहां पे वे अपनी निजी खेती कर रहे हैं, जहां पे उनके द्वारा गन्ने की खेती की जा रही है। कुछ लोगों ने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बनवा लिया है। इसके साथ ही मित्रों, मैं एक और आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिस आंकड़े को सुनने के बाद मेरा दावा है कि आप भी सिहर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राज में 17,000 से अधिक गायों की मौतें गौशालाओं में हुई। भूख से मौत हुई, बीमारी से मौत हुई, उनको चारा नहीं दिया गया, पानी नहीं दिया गया, उनको एक बाढ़ के रूप में बंद किया गया। सिर्फ ऑडिट कराने के लिए, गायों की संख्या बढ़ाने के लिए उनको रखा जाता था, उनको चारा पानी नहीं दिया जाता था। उनके चारा को गौशाला चलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के स्वनामधन्य नेता, आरएसएस के नेता डकार गए। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भाजपा के चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान के तहत सोमवार को भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित गौठान पहुंची। अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने गौठान के संचालन व्यवस्था और आय की जानकारी ली। इस दौरान सांसद ने कहा कि यहां गौठान के नाम पर चारा और गोबर घोटाला हो रहा है।
प्रदेश सरकार पर भारतीय जनता पार्टी ने गौठानों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान की शुरुआत कर प्रदेश सरकार की गोधन न्याय योजना को एक बार फिर से कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इस अभियान के तहत बीजेपी के सभी बड़े दिग्गज नेता अपने अपने क्षेत्रों में बने गौठानों में जाते देखे जा रहे हैं और गाय और गौठानों का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में भिलाई कोसानगर गौठान में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे पहुंची और कोसानगर गौठान का निरीक्षण किया और आरोप लगाया कि इस गौठान में 2 दिन पहले न तो गाय थी और न ही उनके लिए चारा व्यवस्था थी, मगर आज जब निरीक्षण करने पहुंची है तो यहाँ भारी मात्रा में गाय ला दी गई है। ये सभी नई गाय है, उनके कानों में टैग लगा हुआ है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि नकल भी किए हैं तो चोरी को चोरी से छुपा भी नहीं पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गौठान चलबो पोल खोलबो हम इस अभियान के तहत आज यहाँ पर आए हैं। कोसा नाला के इस क्षेत्र में जब हम यहाँ पर पहुँचे तो 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जब कार्यकर्ता यहाँ आए तो यहाँ पर कहीं कोई गाय नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज इसको जिस प्रकार से सुसज्जित किया गया, लेकिन जब सुसज्जित किया जाता है और आनन फानन में जब कोई काम होता है तो जैसा दिखाई देता है, एक गौ माता ऊपर जा चुकी है, बैठे बैठे चली गई है। भूसा है, चारा जो दिया हुआ है उसमें कोई दाना का नाम नहीं है, पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार के गौठान में व्यवस्था की बात मुख्यमंत्री जी कहते हैं और उनके भेंट मुलाकात में लोग इस बात को कहते हैं कि वो गोबर बेचते हैं तो अपने यहाँ पर कोई ट्रैक्टर खरीद लेता है, कोई सोना खरीद लेता है। ये प्रायोजित कार्यक्रम मुख्यमंत्री को अब कहना बंद कर देना चाहिए। गोबर का घोटाला है और अब छत्तीसगढ़ की पहचान मुख्यमंत्री के नाम के साथ एक नई पहचान है जो घोटाले के तौर पर इस मुख्यमंत्री को पहचानते हैं लोग। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि गौठान में गोलमाल है। जिन चीज़ों को हमने पूछा, यहाँ पर इन्होंने बताया कि हमें बहुत सारा दान मिला है, सब्जियाँ दान में मिली हैं, लेकिन पूरी सब्जियाँ अंदर रखी हैं और वो सब्जियाँ वापस चली जाएंगी या गायों तक पहुँचेंगी ये दिखाई नहीं देता। तो बहुत साफ और स्पष्ट गोलमाल दिखाई देता है, घोटाला दिखाई देता है। जिनको पैसा मिलना है वो समिति के लोगों को पैसा नहीं मिलता है। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, गौ माता आई है, सबके कान में टैग लगा हुआ है, सब नई गाय हैं। देखने लायक बात है। यानी नकल भी करें तो स्पष्टता से कम चोरी को चोरी से छुपाएं तो वो भी नहीं कर पाए हैं। 2 दिन पहले कुछ नहीं, आज सब कुछ। ऐसा ही गौठान अगर रौनक रहे तो क्या बात थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने गौठान के नाम पर जिस प्रकार का गोलमाल किया है, आज उसकी पोल खोलने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि भाजपा ने चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान की शुरुआत अभी की है, जबकि राज्य में पिछले 4 सालों से कांग्रेस की सरकार आने के बाद गौठानों में लगातार गायों का बसेरा, उनकी देखरेख, रख रखाव, उचित चारा दिया जाता रहा है। हाँ, यदि कदा कभी अनियमितता रही तो उसे अनदेखा भी नहीं किया गया। बहरहाल, क्या भाजपा को गौठानों की याद अभी आई? क्या गौ माताओं के लिए अभी सोचना शुरू किया जो इस अनोखे अभियान की शुरुआत की? ये सोचने वाली बात है। बहरहाल, इस खोलबो पोल अभियान में बड़ी संख्या में भाजपाई नजर आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए प्रवीण मिर्जे के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। महिमा हॉस्पिटल उतई में संचालित, जी हां, अनुभवी बेहतर चिकित्सकों द्वारा उपचार संभव। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी सुविधा, बीपी शुगर जांच व इलाज, ओपीडी, चर्म रोग एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला उपचार, रेडियोलॉजी, एक्सरे, आईसीयू, एनआईसीयू, घर पहुंच एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। ओपीडी आदि सुविधाएं उपलब्ध है। महिमा हॉस्पिटल, हमारा पता मेन रोड उतई, पेट्रोल पंप के पास, उतई। नंबर 078826737111, मोबाइल नंबर 9907127097। कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 078840309003, 078822922714।
मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर शास्त्री नगर सुपेला भिलाई 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर शास्त्री नगर सुपेला भिलाई। फोन नंबर 7770777111 77307772। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दुर्ग शहर में एकता उत्सव के रूप में मनाए जाने वाले उर्स पाक को लेकर शहर विधायक और महापौर ने निगम के अधिकारी व कमेटी के साथ तैयारियों का जायजा लिया। दुर्ग के पुराने बस स्टैंड स्थित हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह के 71वें उर्स मुबारक के अवसर पर सालाना उर्स पाक कमेटी द्वारा तैयारियां की गई है। इस मौके पर सालाना उर्स पाक कमेटी द्वारा 24 मई से 28 मई तक भव्य आयोजन के साथ कव्वाली का जंगी मुकाबला रखा गया है, जिसमें देश के मशहूर कव्वाल द्वारा 3 दिनों तक शानदार कव्वाली का आयोजन अलग अलग फनकारों द्वारा पेश किया जाएगा। इसी कड़ी में शहर की जनता की सुविधाओं के लिए शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल सहित निगम अधिकारी व कमेटी के सदस्यों ने स्थल का निरीक्षण कर निगम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शहर के सड़कों की लचर व्यवस्था को देख सड़क डामरीकरण का कार्य 5 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से होने जा रहे कार्य का शहर विधायक महापौर ने श्रीफल फोर्ट शुरू कराया। दुर्ग शहर की प्रमुख सड़कों पर सड़क डामरीकरण कार्य शुरू किया गया। इसके चलते विधायक अरुण वोरा ने कहा कि शहर विकास कार्यों के लिए धनराशि की कमी नहीं होगी। विकास कार्य भी बड़े पैमाने पर तेजी से किए जा रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत दुर्ग का हृदय स्थल मार्ग गौरव पथ, सिविल लाइन, उतई टेम्पो चौक से लेकर जेल तिराहा तक सड़क डामरीकरण कार्य की शुरुआत की गई है, जिसमें करीब 5 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से 2035 किलोमीटर लंबी रोड का डामरीकरण किया जाएगा। इस मौके पर उपस्थित विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल, पिछड़ा वर्ग उपाध्यक्ष आर्यन वर्मा, मदरसा बोर्ड अध्यक्ष अल्ताफ अहमद, अब्दुल गनी, दीपक साहू सहित अन्य लोगों की उपस्थिति में डामरीकरण कार्य मशीन पर श्रीफल तोड़कर सड़क डामरीकरण कार्य शुरू किया गया। इसके साथ ही डामरीकरण कार्य होने के बाद आकर्षक विद्युत पोल भी लगाया जाएगा। विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि गौरव पथ के बीचों बीच व्यस्ततम रोड के डामरीकरण कार्य के दौरान यातायात व्यवस्था पर कोई असर न पड़े, इसके लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही है।
जरूरत के मुताबिक बैरिकेडिंग आदि की व्यवस्था करते हुए डामरीकरण कार्य किया जाएगा ताकि किसी तरह की दुर्घटना न हो। ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक शहर की सभी सड़कों को पक्का न कर लिया जाए। इसी कड़ी में शहर विधायक अरुण वोरा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए अपनी बात कही। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने पलट कर नहीं देखा कि दुर्ग की क्या हालत है। शहर की सड़कों की दुर्दशा हो गई थी, लोग धूल के गुबार उड़ रहे थे, लोग संक्रामक बीमारी से ग्रसित हो रहे थे, श्वास की बीमारी हो गई थी लोगों को, कितनी धूल उड़ा करती थी। तो जैसे ही हमारी सरकार आई, हमने मुख्यमंत्री जी से कहा, मुख्यमंत्री जी दुर्ग की सड़कों का निर्माण कराया जाना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि जितनी भी राशि की आवश्यकता होगी हम वो राशि देंगे। तो सबसे पहली किस्त में हमने 64 करोड़ रुपए की राशि उनसे ली। मिनी माता से नेहरू नगर से मिनी माता तक 64 करोड़ का कार्य हुआ। चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण सारे कार्य उसमें समावेशित हैं। 12 करोड़ की वहाँ पर लाइट की व्यवस्था की। उसके बाद आज जो हमने जो कार्य की शुरुआत की है, 5 करोड़ 44 लाख की लागत से गौरव पथ में डामरीकरण की शुरुआत की है। और शहर के सभी वार्डों में आपने देखा होगा, आप स्वयं महसूस कर रहे होंगे कि दुर्ग के जो मार्केट का क्षेत्र है, इंदिरा मार्केट और आपका ये जो मोती कॉम्प्लेक्स के पास गांधी चौक और जितने भी हमारे वार्ड हैं, वार्ड के भीतर जाकर हमने डामरीकरण का कार्य प्रारंभ किया है। आज ही हमारी धीरज बाकलीवाल जी महापौर से आयुक्त से चर्चा हुई है कि हम ये जो चंडी मंदिर वाला मार्ग है, उस मार्ग को हम डामरीकरण करें ताकि लोगों को वहाँ जो आवागमन में अभी तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ को दूर किया जा सकते। कहीं भी धनराशि की कमी हम नहीं आने देंगे, क्योंकि जनता ने हमको बहुत विश्वास से चुना है और इन 4.5 सालों में हमने करके दिखाया है। हम इस बात को कह सकते हैं, जैसे कि कल आपने देखा था कि पाटन के सांकरा में भरोसे का सम्मेलन हुआ था। पूरे प्रदेशवासियों को कांग्रेस सरकार का भरोसा है, दुर्गवासियों का हम पर भरोसा है, क्योंकि हम दुर्गवासियों के आशीर्वाद से कार्य कर रहे हैं और कहीं भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शहर के मध्य भागों में सड़क पर व्यवसाय करने वालों पर दुर्ग निगम अनदेखी कर रही है, जिसके चलते सड़क पर अव्यवस्थित पड़े मटेरियल से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुर्ग शहर में एक तरफ शहर की जनता को सुविधा मुहैया कराने दुर्ग नगर निगम द्वारा शहर की सड़कों पर काबिज अतिक्रमण कर व्यवसाय करने वालों पर खानापूर्ति की कार्रवाई कर वाहवाही लूटी जा रही है, तो वहीं शहर के वार्ड में स्थित सड़क पर काबिज दुकानदारों की अनदेखी कर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसका नतीजा सड़क पर बेतरतीब फैले बिल्डिंग मटेरियल, अव्यवस्थित खड़े वाहन, पार्किंग के कारण लोगों को सड़क से गुजरने असुविधा हो रही है। बता दें कि दुर्ग नगर निगम द्वारा शहर के भीतर वार्डों की सड़कों पर से कब्जा मुक्त कराने अपनी कोताही दिखाते शहर की जनता को इसका खामियाजा भुगतने छोड़ रखा है। इस संबंध में शहर विधायक ने प्रतिक्रिया दी। प्रशासन से और नगर निगम प्रशासन से एकदम स्पष्ट कहना है कि उनको काबिज होने से पहले उनको उचित स्थान दे दिया जाए। जब वो 10 वर्ष 15 वर्ष तक अपना व्यवसाय चला लेते हैं, एकदम से उनको हटाना उचित नहीं होता, क्योंकि किसी के रोजी रोटी पर अगर हम आक्रमण करते हैं तो उचित बात मैं नहीं मानता। मैं आज भी जिला प्रशासन और निगम प्रशासन से कहता हूं कि आप वहां पर उनकी व्यवस्था करें। और मुझे कहने में खुशी है कि निगम प्रशासन ने जो गुमटी की व्यवस्था की है हमारे फल वालों के लिए, सब्जी वालों के लिए, और हम अभी इंदिरा मार्केट और ये शीतला मार्केट का विस्तार कर रहे हैं ताकि वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बैठ सके। सड़कों पर अतिक्रमण न हो, क्योंकि इससे दुर्घटनाएं भी होती है, लोगों का जीवन असुरक्षित होता है। इस बात को व्यवसायी भी समझते हैं, लेकिन 20 साल बैठने के बाद उनको एकाएक हटाने से पहले उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, नोटिस देना चाहिए और सड़क अवरुद्ध न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो लोग हमारे दुर्ग शहर के जागरूक हैं, वह खुद समझते हैं कि कहाँ व्यवस्था गड़बड़ा रही है, वो पूरा खुद सचेत करते हैं, हमको फ़ोन करते हैं कि भैया ये सड़क जाम हो गई। तो इसमें जागरूकता तो हमारे शहर वासियों में है। अब जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर निगम प्रशासन को भी अलर्ट हो जाना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि निगम प्रशासन अलर्ट है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। एक बार फिर वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं।
शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन। जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू CG अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी, LKG, KG1, KG2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन। कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ कैंप 2 गांधी चौक। फोन नंबर 0788 22960666 9424124667। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। वित्तीय वर्ष 2023-24 का संपत्ति कर 31 मई के पूर्व जमा कराने पर नगर पालिक निगम भिलाई करदाताओं को 6.25% की छूट प्रदान कर रहा है। यह छूट आगे आने वाले महीनों में कम कर दी जाएगी। इन दिनों नगर पालिक निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों में वित्तीय वर्ष 2023-24 का अग्रिम टैक्स जमा कराने के लिए करदाताओं की भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि निगम भिलाई द्वारा अग्रिम टैक्स जमा कराने पर 31 मई तक टैक्स जमा कराने पर 6.25% की छूट दी जा रही है। आने वाले समय में जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे यह छूट का प्रतिशत कम होता जाएगा। यही कारण है कि भिलाई निगम क्षेत्र के करदाता इस छूट का लाभ उठाने के लिए अपना अग्रिम टैक्स जमा करा रहे हैं। देखिए, वित्तीय वर्ष 2023 और 24 जो है उसके लिए जो टैक्स है संपत्ति करदाता जो 6.25% की छूट अप्रैल और मई माह के लिए है। इस माह में जो है आप संपत्ति कर में 6.25% का छूट का लाभ उठा सकते हैं और इसमें काफ़ी बचत लोगों को मिलती है। इसलिए जितना जल्दी जो है टैक्सेशन करदाता जमा करते हैं उतना ही जल्दी जो है उनको छूट मिलते जाता है। छूट में इसी प्रकार के जो आगे जून और जुलाई का महीना है, अगस्त सितंबर का महीना है, इस प्रकार से आगे जो है वो छूट की जो परसेंटेज है वो कम होते जाती है। अभी 6.25 मिल रहा है, आगे फिर वो परसेंटेज जो है घटते जाएगा। इस प्रकार से आप जितना जल्दी टैक्सेशन जमा करते हैं करदाता उतना ही छूट जो है वो उनको मिलते जाएगा। प्रतिवर्ष नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा ऐसे ही करदाताओं को छूट दी जाती है, जिससे निगम के राजस्व में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्यवाही करते हुए प्रतिबंधित ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले आरोपी सोनू सिन्हा को बघेरा शिव मंदिर के पास से 71 पुड़ियों के साथ दर दबोचा। जियो खोलकर अभियान के तहत दुर्ग पुलिस ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले आरोपी सोनू सिन्हा को रामनगर बघेरा रोड शिव मंदिर के पास 71 पुड़ियों के साथ धर दबोचा है। इसकी कीमत 18,650 रुपये बताई जा रही है। बता दें कि थाना दुर्ग कोतवाली पुलिस ने इस मामले में दुर्ग के राजीव नगर निवासी एक आरोपी लोकेश्वर उर्फ सोनू सिन्हा को अवैध रूप से प्रतिबंधित ब्राउन शुगर विक्रय करने पर गिरफ्तार किया है, जिस पर नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर जुडिशियल रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। इस संबंध में थाना प्रभारी SN सिंह ने प्रतिक्रिया दी।
मामले में जो है नशे के खिलाफ में अभियान के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें लोकेश्वर साहू उर्फ सोनू सिन्हा जो कि राजीव नगर का निवासी है, उसके पास से 71 पुड़िया 31 ग्राम के तकरीबन जो है ब्राउन शुगर बरामद किया गया है, जिसको मामले को संज्ञान में लेते हुए अपराध पंजीबद्ध कर मामले में पेश न कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। कीमत तकरीबन 18,650 रुपये, केवल अकेला आरोपी है इसमें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत पहली बार 77 MLD जल शोधन संयंत्र के पास RRR सेंटर स्थापित किया गया है। महापौर नीरज पाल के निर्देश पर महापौर परिषद के सदस्यों सहित निगम के अधिकारियों एवं आम नागरिकों की उपस्थिति में RRR रीयूज रिड्यूस रिसाइकल केंद्र का शुभारंभ किया गया। RRR सेंटर का प्रमुख उद्देश्य अपशिष्ट को फिर से उपयोग में लाना, अपशिष्ट को कम करना तथा रिसाइकल एवं पुनर्चक्रण करना है। माई लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान के तहत अपशिष्ट को जन सहभागिता से कम करके रीयूज रिड्यूस रिसाइकल करने RRR सेंटर खोला गया है। 20 मई से 5 जून 2023 तक माई लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान में अपशिष्ट कम करने, अपने घरों के पुराने अनुपयोगी सामानों, वस्तुओं, पुरानी किताबें, रद्दी पेपरों, प्लास्टिक के पुराने सामानों, पुराने जूते, चप्पलों, पुराने कपड़ों, पुराने बर्तन, पुराने अनुपयोगी ई वेस्ट जिसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी कहा जाता है आदि पुराने अपशिष्ट सामानों को अधिक से अधिक मात्रा में RRR केंद्रों में पहुंचाकर समाज हित में तथा पर्यावरण संरक्षण के कार्य में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं। भिलाई निगम आयुक्त रोहित व्यास ने भी शहर के नागरिकों से अपील की है कि पुराने अनुपयोगी सामग्रियों को RRR सेंटर में अधिक से अधिक दान करें ताकि जरूरतमंद लोगों को इन सामग्रियों को दिया जा सके। देखिए, मेरा लाइफ मेरा स्वच्छ शहर के तहत में RRR जो रीयूज़ है, रिड्यूस है और रिसाइकल है, उसको लेकर के इसकी स्थापना नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में की गई है। एक्चुअल में इसका जो उद्देश्य है वो है कि जो अनुपयोगी वस्तुएं होती हैं, जैसे जूता चप्पल हो गए, कपड़े हो गए, पुराने बर्तन हो गए और इस टाइप के पुराने जो सामग्रियां हो गई, उनको घरों से जो अपशिष्ट होते हैं जिनका उपयोग नहीं होता है और उनको लोग कचरे में उस टाइप पर डाल देते हैं, तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनको RR सेंटर में दान दिया जा सकता है। और उस सेंटर से जो अनुपयोगी वस्तु हैं वो तो उनके लिए अनुपयोगी है जो जिन्होंने दान किया है, लेकिन उनके लिए उपयोगी होती है जो उनके लिए रिक्वायरमेंट के जो वाकई में ज़रूरतमंद लोग होते हैं, तो उनको ज़रूरतमंद लोगों को उनको प्रदान किया जा सकता है। तो उनको RR सेंटर के माध्यम से दान दिया जा सकता है। नगर पालिका निगम भिलाई के अपील भी है कि जो ऐसे अनुपयोगी पुराने सामग्री हैं जिनका कोई उपयोग लोग नहीं कर रहे हैं, वो नागरिक जो हैं बटालियन के सामने एसएल सेंटर जो स्थित है, जहाँ पे RR सेंटर की स्थापना हुई है, वहाँ पर जमा कर सकते हैं और उसके माध्यम से जो है उसको रीयूज रिड्यूस और रिसाइकल के माध्यम से जो ज़रूरतमंद लोग होंगे उनको हमारे द्वारा प्रदान किया जाएगा। RRR सेंटर में कोई भी व्यक्ति अपने पुराने सामग्रियों को यहाँ जनहित में देकर अपनी महती जिम्मेदारी निभा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।